नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में उपयोग होने वाले डॉक्यूमेंट्स और साथ ही यूपी ग्राम पंचायत में लागू होने वाले नियमों की सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है और चुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म भरते टाइम अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनाने जाएंगे तो आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को नहीं बना पाएंगे और आपका जो चुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म है वो निरस्त हो सकता है। साथ ही अगर चुनाव में जारी होने वाले नियमों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी दोस्तों, तो आपका जो नामांकन है वो निरस्त हो सकता है किसी भी एक नियम का उल्लंघन के तहत। तो इस नियमों को आपको समझ लेना है और कौन कौन से नियम यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 में लागू होने वाले हैं, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहली जानकारी दोस्तों आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर देना है, इसकी जानकारी आपको बता दूं। तो सबसे पहले आधार कार्ड। दोस्तों, आज के जो युग में सभी के पास आधार कार्ड तो होता है, पर आधार कार्ड में बहुत सारी प्रॉब्लमें भी होती हैं। आप सभी को पता है किसी के आधार कार्ड में जो है वो जाति को लेकर प्रॉब्लम है, तो कहीं पर उनके नाम को लेकर प्रॉब्लम है, कहीं उनकी कहने का मतलब दिनांक को लेकर प्रॉब्लम है, यानी कि जन्म दिनांक को लेकर प्रॉब्लम है, तो कहीं एड्रेस को लेकर प्रॉब्लम है। तो हो सके तो आप किसी भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर अपने आधार कार्ड में जो प्रॉब्लम है उन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि आपका नाम को आप जैसे भी जो भी आपका नाम लिख रहे हो, आप जो भी जाति है, जैसा कि वोटर आईडी कार्ड में है वही आपको वहां पर आधार कार्ड में भी शो करवा देना है, क्योंकि आधार कार्ड में अगर आपकी प्रॉब्लम होगी तो बाद में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं वोटर आईडी कार्ड की। दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है और जो जाति है कुछ भी लिखी हुई होगी तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर दोस्तों, आपको जानकारी बता दूं, अगर आपके जन्म दिनांक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बाद में जाकर आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। अगर आप चुनाव जीत भी जाते हो तो इन नियमों के कारण आपका जो चुनाव जीतने के बाद भी आपका प्रधानी पद के पास नहीं रहने देंगे और लोग आपको प्रधानी पद से हटा सकते हैं। तो हम सभी को इनको सॉल्व कर देना है। अब बात करते हैं परिवार रजिस्टर नकल। दोस्तों, परिवार रजिस्टर नकल आपको बना लेनी है, क्योंकि परिवार रजिस्टर नकल कहलाती है जो बच्चों को जो कानून लागू होने वाला है यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में। अभी तक देखिए, आपको बता दूं यूपी ग्राम पंचायत में बच्चों का कानून लागू हुआ है, उसकी भी जानकारी आपको बता दूं कि इस बार यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में 2 बच्चों का कानून लागू हो चुका है। दोस्तों, इसको लेकर कोई भी आशंका आपको नहीं रखनी है, पर आपको अगले आने वाले वीडियो के अंदर आपको जानकारी बता दूंगा कि आप यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में 4 से 5 बच्चे भी होंगे तो अभी आप चुनाव किस तरह से लड़ सकेंगे उसको लेकर भी मैं जानकारी बना दूंगा। दोस्तों, पहली बार बता दूं कि जो है बच्चों की जानकारी का शपथ पत्र। देखिए, इसमें यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में 2 बच्चों का कानून लागू होने वाला है, तो आपको 2 बच्चों का कानून जो है वो लागू होने के बाद आपको शपथ पत्र भरना होगा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि भाई मेरे 2 ही बच्चे हैं, 2 बच्चों से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको शपथ पत्र देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आपको देना ही होगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको नॉमिनेशन फॉर्म से तकरीबन 5 दिन पहले ही बना लेना है। आपका पुराना चरित्र प्रमाण पत्र होगा तो वो मान्य नहीं होगा। चरित्र प्रमाण जो है वो 6 महीने तक ही वैलिड होता है, उसके बाद नहीं बनता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं उसको लेकर भी आपको जानकारी बता दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, पर इससे पहले आपको सभी देख लेने हैं। अब बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है ज्यादातर नहीं मांगा जाता है, पर आपके वोटर आईडी कार्ड में कई प्रकार से एड्रेस को लेकर कोई चेंज है तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा। संपत्ति प्रमाण पत्र जो आपको देना ही होगा, क्योंकि बाद में संपत्ति प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि बाद में जब भी आप प्रधान बन जाते हो उसके बाद आपकी संपत्ति कितनी बड़ी वो सरकार देखती है। यानी कि आप सभी को पता है यूपी ग्राम पंचायत के, एमपी ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, अब जो होने वाले हैं, उनसे पहले सभी उम्मीदवारों के जो प्रधानी पद पर थे उन सभी के आय को चेक किया गया है। दोस्तों, तो आपको संपत्ति प्रमाण पत्र भी बनाना है, आय प्रमाण पत्र भी बनाना है। संपत्ति प्रमाण पत्र 2 तरीके होते हैं, एक तो अचल संपत्ति प्रमाण पत्र, एक होता है चल संपत्ति प्रमाण पत्र। तो आपको 2 तरीके के बनाने हैं। उसके बाद आपको बनाना है 8वां जो डॉक्यूमेंट्स है आय प्रमाण पत्र है। शपथ पत्र आपको रख लेना है सरकारी योजना का लाभार्थी न होना, यानी कि सरकारी योजना का, यानी कि आप समझ लीजिए आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर आप चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे हैं तो आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी की गवर्नमेंट जॉब है तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हो। निर्वाचन आयोग का फॉर्म जो कि ए और बी के नाम से जाना जाता है, निर्वाचन फॉर्म ए और निर्वाचन फॉर्म बी, तो आपको दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म को भरना होगा। अब उसको किस तरह से भरना है उसको लेकर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको बाद में देख लेना। दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र आपको बना लेना है। जाति प्रमाण पत्र जो जनरल के लिए
नहीं होगा, यानी कि जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई आरक्षण सीट से आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। बाद में अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र ही पहले ही बना लेना है दोस्तों। आयु प्रमाण पत्र, तो आपकी आयु 21 वर्ष से पूर्ण है। अगर आपकी वोटर आईडी कार्ड में आयु प्रमाण पत्र को लेकर अगर वो पूरी डिटेल है, यानी कि आयु को लेकर आपकी 21 वर्ष आयु जो है पूर्ण हो चुकी है, तो आपको आयु प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी ग्राम पंचायत में लागू होने वाले नियमों को लेकर। तो सबसे पहला नियम बता दूं दोस्तों, आप जिस भी ग्राम पंचायत में प्रधान या जिला ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हो दोस्तों, उस ग्राम पंचायत की जो वोटर लिस्ट होती है उस वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होना चाहिए। अगर आप वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है या फिर ग्राम पंचायत का प्रधानी या फिर वार्ड पंच चुनाव है, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब दूसरा नियम क्या है दोस्तों, बीडीसी के किसी भी विकास खंड से आप चुनाव लड़ सकते हैं, पर कोई भी उस विकास खंड का एक प्रस्तावक होना जरूरी है। अगर वहां का कोई भी एक प्रस्तावक आपके लिए ये नहीं कहेगा कि मैं इन उम्मीदवार को मेरी ओर से खड़ा करना चाहता हूं, इसके लिए हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो आप वहां पर बीडीसी चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आपको एक प्रस्तावक होना बेहद जरूरी है, तो एक आपको प्रस्तावक को मुहैया करवाना होगा। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई भी व्यक्ति जिले के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, किंतु उसके लिए उस ग्राम पंचायत के एक प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। अब ये नियम आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, अगर जिला पंचायत सदस्य के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो तो वहां जिस भी एरिया से आप जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हो उस एरिया की ग्राम पंचायत, यानी किसी भी एक एरिया की ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति होना चाहिए जो प्रस्तावक होना चाहिए, और वो प्रस्ताव ये कहेगा कि मैं इनको चुनाव लड़ने के लिए कह रहा हूं मेरी ग्राम पंचायत के जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो ये होना चाहिए। आप सभी को पता है हर जिले के, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले के अंदर चुनाव लड़ते हैं तो ये नियम लागू किया जाता है। आपको ये नियमों के बारे में सभी की जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं चौथे नियम की। सभी उम्मीदवार जैसे सरपंच, ग्राम प्रधान, मेंबर, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य आदि सभी चुनाव हेतु शपथ पत्र भरना होगा, जिसमें संपत्ति का विवरण, न्यायालय में होने वाले वाद विवाद, मुकदमों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। अगर इन सभी में से किसी भी अंदर कानूनी कार्रवाई पाई गई तो उस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो या फिर निरस्त किया जा सकता है। यानी कि आपको अपने संपत्ति का प्रमाण पत्र या फिर अपने जो चलित या अचलित संपत्ति प्रमाण पत्र, शौचालय प्रमाण पत्र, इन सभी की जानकारी आपको एक शपथ पत्र के रूप में देनी होगी, जिसको नोटरी करवाना है। और उसको किस तरह से नोटरी करवाना है इसको लेकर मैं भी वीडियो बना दूंगा, तो आपको पूरी जानकारी देख लेनी है। तो ये सभी जानकारी आपको टोटली भर लेनी है और डॉक्यूमेंट्स भी सभी तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनाने हैं उसको लेकर भी मैंने जानकारी बता दी है। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको तकरीबन नॉमिनेशन फॉर्म से तकरीबन 15 दिन पहले ही बना लेने हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पहले ही डिटेल मालूम हो जाए। अब बात करते हैं पांचवें नियम का। निचली अदालत में सजा याफ्त यानी कि सजा काटने वाला व्यक्ति चुनाव में नहीं लड़ सकता है। यानी कि निचली अदालत में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, निचली अदालत में अगर कोई व्यक्ति है वो कहना मतलब सजा काट रहा है और वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऊपरी अदालत में अगर उसकी याचिका दायर हो गई हो और याचिका पर किसी प्रकार की कोई अपील नहीं हुई हो, यानी कि अपील को मंजूरी मिल चुकी हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, वार्ड पंच का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो दोस्तों। अब बात करते हैं छठवें नियम का। ग्राम पंचायत चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवार का ग्राम पंचायत के किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस उम्मीदवार का नाम चुनाव से हटा दिया जाता है। आप सभी को पता है ग्राम पंचायत में एक नियम लागू होता है, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है वो उम्मीदवार दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब ये दिवालिया क्या ऑप्शन है, तो दिवालिया यही है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने चाहता है उस उम्मीदवार का ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई कर, कोई भी लोन बकाया नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लोन बकाया है तो वो यूपी ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो नहीं लड़ पाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्रस्ताव की, यानी कि ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, जिला ग्राम पंचायत सदस्य आदि के हस्ताक्षर अगर फर्जी पाए जाते हैं तो उनका नामांकन निरस्त माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाएगी, यानी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपका जो प्रस्तावक आप जो ले रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव करने के लिए, या फिर आप जो भी सरपंच चुनाव के लिए ले रहे हैं, या फिर आप जो भी चुनाव करने के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है या फिर किसी भी प्रकार की कोई फर्जी इंफॉर्मेशन आप देते हो, तो आपका जो चुनाव में मतलब आप जो चुनाव लड़ रहे हो उस चुनाव में आपका नामांकन निरस्त हो जाएगा। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का जो चुनाव है वो नहीं लड़ने दिया जाएगा। साथ ही आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है दोस्तों। अब आठवां जो नियम है, शपथ पत्र में दी गई उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी का फर्जी पाए जाने पर
उसका नामांकन रद्द माना जाएगा, यानी कि निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर आप यूपी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, आपका जो शपथ पत्र में आप जो जानकारी दे रहे हो, उस जानकारी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो एड्रेस को लेकर हो, आपके नाम को लेकर हो, जन्म दिनांक को लेकर हो, दो बच्चों का कानून को लेकर हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर गलत पाई जाती है तो आपका नामांकन निरस्त हो जाएगा तकरीबन 6 वर्ष के लिए। यानी कि आप समझ लीजिए कि 10 साल तक आप उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, साथ ही आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन से कानून जो बने हुए हैं उनका उल्लंघन किया जाता है, इन सभी की जानकारी आपको नीचे कमेंट में आपको बतानी है दोस्तों। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको ग्राम पंचायत जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।